शारीरिक स्वास्थ्य, आपका मानसिक स्वास्थ्य, आपका भावनात्मक और आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य। और ये बात WHO भी कहता है। WHO जानते हैं ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उसकी डेफिनेशन है मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज इज नॉट हेल्थ। केवल बीमारी का ना होना स्वास्थ्य की परिभाषा नहीं है। कोई व्यक्ति तब स्वस्थ है जब वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है। भावनात्मक इसमें हमने ऐड कर लिया क्योंकि वो हम आपको बताएंगे क्यों ऐड, ठीक है। और ये हम लोग सब किसके अंतर्गत कर रहे हैं? हम लोग गायत्री परिवार के कार्यकर्ता हैं और गायत्री परिवार का जो हेड ऑफिस है शांतिकुंज हरिद्वार, वहां से बहुत सारी रचनात्मक गतिविधियां चलती हैं। उसके विषय में कभी अलग से बताएंगे आपको। लेकिन एक जो हमारा प्रकोष्ठ है वो है कन्या किशोर कौशल। कन्या किशोर, अगर आप लोग स्वस्थ नहीं होंगे, आप लोग के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हुआ, आप लोग के अंदर चरित्र निर्माण नहीं हुआ, आप लोग अगर सही रास्ते पे नहीं गए, आप लोग अगर शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, तो हम आगे राष्ट्र की क्या बात करें? आप है ना राष्ट्र के भाग्य निर्माता, आप ही राष्ट्र के भविष्य हैं। आपके ऊपर इस राष्ट्र की क्या, इस पूरे विश्व की पूरी जिम्मेदारी है। अपने आप को इतना महत्वपूर्ण मानो और समझो और उसी जिम्मेदारी से आगे बढ़ो। ये बात हमारे गुरुदेव, परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने करी है, जिन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना करी। आप लोग ने नाम सुना होगा, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। उधर दिखाई दे रहा है आप लोग को? बहुत कोने में है। चलिए उधर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्लाइड्स पे, तो थोड़ा जल्दी ऑडियो विजुअल का ये इफेक्ट होता है बेटा कि इंप्रेशन जब ब्रेन पे पड़ता है ना सुनने के साथ साथ, तो ज्यादा इंप्रेशन आता है। बस थोड़ा सा दिक्कत ये है कि हमारे को सेंटर में अगर मिल जाता तो अच्छी बात थी, लेकिन आप उधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने अखिल विश्व गायत्री परिवार की स्थापना करी। बहुत संक्षिप्त में बताते हैं उन्होंने क्या किया। गायत्री मंत्र के दृष्टा थे ऋषि विश्वामित्र, लेकिन ऋषि विश्वामित्र से दुगनी तपस्या करके इस गायत्री मंत्र को, जो कि मध्यकालीन युग में कह दिया गया था शाप तय कर थे, उसको महिलाएं नहीं कर सकती, केवल ब्राह्मण करेंगे, उस सब को उन्होंने रिलीज कर दिया। अब गायत्री मंत्र हर कोई कर सकता है, किसी भी स्थिति में कर सकता है। वो अलग तरीके बताएंगे कि बाद की बातें कैसे करते हैं उसको, कब मानसिक करते हैं, कब उपांशु करते हैं। गायत्री मंत्र के अलग अलग विधान है। एक चीज तो उन्होंने गायत्री मंत्र को जन सुलभ कराया। यज्ञ, यज्ञ पहले सुने जाते थे, अश्वमेध यज्ञ होते हैं, राजस्व यज्ञ होते हैं, और बीच में यज्ञ हमारे देश से ही खत्म हो गए। तो यज्ञ को घर घर पहुंचाया विज्ञान के साथ। संस्कार परंपरा जो हमारी संस्कृति का आधार थी, हमारे राष्ट्र के निर्माण में एक अहम भूमिका बनाती थी हमारी संस्कार परंपरा। हमारे ऋषियों ने 16 संस्कार, उसकी पूरी साइंस है। उस संस्कार परंपरा के अभिवर्धन के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन पर्यंत काम किया। इस उद्देश्य से हमारे शांतिकुंज हरिद्वार से 7 आंदोलन चलाए जाते हैं। पर्यावरण, कुरीति उन्मूलन, साधना, स्वाध्याय, शिक्षा, नशा उन्मूलन, नारी जागरण और अनेक। एक 8वां आंदोलन और ऐड हो गया उसके अंदर, आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी। गर्भ संस्कार, गर्भ से कैसे बच्चे की चेतना को शिक्षित किया जा सकता है, वो भी एक महत्वपूर्ण साइंस है। साइंस के साथ सभी के लिए शतसूत्री कार्यक्रम चल रहे हैं और सबका आधार एक ही है, वैज्ञानिक अध्यात्म, साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी। एवरीथिंग हैज टू बी एक्सप्लेन्ड बाय साइंस। तो आज जो हम विषय लेंगे वो समन्वय है, मॉडर्न साइंस आज आधुनिक विज्ञान क्या कह रहा है और हमारा प्राचीन ज्ञान क्या कह रहा है, उसका दोनों का सम्मिलित स्वरूप आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक बार हम लोग गायत्री मंत्र करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसके पश्चात आरंभ करेंगे। सभी बच्चे कमर सीधी करेंगे, दोनों हाथ गोद में, बायां नीचे दायां ऊपर, नेत्र बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी,
तभी प्राण जो है, कॉस्मिक एनर्जी जो मंत्र के माध्यम से हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, अगर रीढ़ की हड्डी सीधी न रही, जिसमें नाड़ियां होती हैं, जिसमें प्राण रहते हैं, वो डाउनलोड नहीं हो पाएगी, अवरोध आ जाएगा उसमें। इसलिए कृपया कंधे पीछे, कमर सीधी, गर्दन और पीठ एक सीध में, कोमलता से अपने नेत्रों को बंद करें, चेहरे पे कोई तनाव ना हो, हल्की सी मुस्कान, और एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ इस भाव के साथ करेंगे। पहले एक भाव बनाएंगे कि हमारे आज्ञा चक्र पे, जहां हमारी दोनों भौएं मिलती हैं आंखों के बीच में, उस पे अपनी चेतना को लेकर के जाएंगे। भाव करेंगे कि स्वर्णिम सविता, उगते हुए लाल लाल सूर्य की स्वर्णिम किरणें वहां पर पड़ रही है, हमारे पूरे शरीर में रोम रोम में अक्षोषित हो रही है, हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मन शांत हो रहा है, अंतःकरण प्रफुल्लित हो रहा है। इस भाव के साथ एक बार गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम जो कुछ भी आपको बताने जा रहे हैं वो हमारे गुरु का दिया हुआ ज्ञान है। समस्त चीजें उन्होंने अपने पुस्तकों में लिखी है। उन्होंने 3200 से 3400 पुस्तकें लिखी हैं जो जीवन में एक आदमी पढ़ नहीं सकता, इतना साहित्य वो लिख करके गए। आइए तो आज के टॉपिक पे आते हैं, समग्र स्वास्थ्य प्रबंधन, होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट। ये बात 5000 वर्ष पूर्व ही गीता जी में भगवान कृष्ण ने लिख दी। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाबोधस्य योग भवति। जिसका आहार विहार उचित है, अप्रोप्रिएट है, जिसकी सोच, जिसके कर्म, जिसकी चेष्टाएं वो अप्रोप्रिएट है, जो स्वप्न में भी अपने लक्ष्य के प्रति, अपने आत्मस्वरूप के प्रति जागृत है, जिसको बोध है कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, क्या हूँ। जैसे आप विद्यार्थी हैं, आपको दिन रात इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा करियर क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। ये हर स्थिति में हमारे कर्तव्य और ड्यूटी बदलती रहती है ना। एज अ चिकित्सक हमें ध्यान रहता है कि हमारे मरीजों के प्रति क्या कर्तव्य है, या गायत्री परिवार कार्यकर्ता में तो हमारे को क्या करना है। तो जो स्वप्न में भी अपने आप के बारे में बोध कर सके और उसके को अचीव करने के लिए एप्रोप्रिएट कार्य करे और आहार विहार को उचित रखे, वो ही व्यक्ति योग में जीवन जीते हुए दुखों से दूर रहता है। तो फॉर अ हेल्दी एंड लाइफ, मतलब फॉर अ हेल्दी फ्यूचर, आप ये समझिए आपका आहार विहार आचार व्यवहार सब इम्पोर्टेंट। लाइफस्टाइल, दिनचर्या, आहार, क्या आप सोचते हैं, व्यवहार सौम्य है, शालीन है कि नहीं, विचार नीचे गिरने वाले हैं कि उत्कृष्ट हैं, ये सब आपके व्यक्तित्व का भी निर्माण करते हैं और आपके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य का भी निर्धारण यही करते हैं। आज प्रूव हो गया है, थॉट थेरेपी, थॉट चेंज करने से ही सब कुछ बदल सकता है। थॉट इतनी पावरफुल चीज है, इसीलिए गुरुदेव ने जो अभियान है हमारा योग निर्माण का, उसको नाम दिया विचार क्रांति अभियान। अब जो हम बात करें समग्र स्वास्थ्य की, उसमें चूंकि हम फिजिकल, मेंटल, इमोशनल तीनों स्वास्थ्य को टच करेंगे, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमारे कितने शरीर हैं, कितना शरीर दिखाई दे रहे हैं हमारे, कितने शरीर हैं आपके पास? एक जो है वो दिखता है, लेकिन एक्चुअली हमारे पास 3 शरीर। एक जो फिजिकल बॉडी है वो केवल दिखाई देती है, जिससे हम चलते हैं, फिरते हैं, कार्य करते हैं, बोलते हैं, आप सुन रहे हैं, है ना, ये जो कार्य कर रहे हैं फिजिकल बॉडी से। लेकिन एक होता है, जैसे मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूं कि पर्यावरण पे आप एक बढ़िया सा प्रोजेक्ट बना के आइए, तो आपको ढूंढने पड़ेंगे ना, मैटर ढूंढेंगे, कुछ विचार करेंगे, नए आइडियाज आएंगे। वो आइडियाज कहाँ आएंगे? माइंड में। सो दैट इज योर मेंटल बॉडी। वो आपका सूक्ष्म शरीर है, जहाँ विचार करते हैं, गलत विचार करते हैं, वो आपके सूक्ष्म शरीर को संकुचित करते हैं,
उसकी हेल्थ को खराब करेगा। इसी तरह से तीसरा शरीर है भाव शरीर, कारण शरीर। आपको प्रसन्नता भी होती है, गुस्सा भी आता है, कभी कभी फ्रस्ट्रेशन भी होती है, कभी कभी ईर्ष्या भी लगती है, होता है कि नहीं? तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस है वो कहाँ फील होते हैं? बताओ, भाव कहाँ आते हैं? माइंड में। और कोई भाव एकदम से आपको पता चले आपने टॉप किया है, पूरा बोर्ड टॉप किया है, तो कितनी खुशी होगी, फिर क्या होगा? कहाँ पे होगा? हृदय की धड़कन भी बढ़ जाएगी थोड़ी सी, है ना? ये फीलिंग्स कहाँ होगी? यहाँ होता है ना। एकदम से अगर कोई आप खाना खाने बैठे कोई शोर समाचार आ जाए तो कहते हैं मेरा दिल डूब गया, ऐसा फीलिंग होती है ना कि दिल में कुछ हुआ, सिंकिंग फीलिंग हो रही है। तो ये जो अंतःकरण होता है, ये सेंटर है हार्ट, ये अंतःकरण का सेंटर है, वो भाव शरीर, फीलिंग्स का सेंटर। तो विचार अलग है, फीलिंग्स अलग है, इसलिए 3 शरीर। ये क्लियर हो गई चीज? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये 3 शरीर हैं और इसलिए तीनों की हेल्थ पे हमें ध्यान रखना है। पहले विज्ञान ने कहा कि हमको जो बीमारियां होती हैं वो वायरस, बैक्टीरिया की वजह से होती है। कभी विज्ञान ने यह कहा कि हमारे अंदर कुछ डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, जैसे आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया हो गया, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो गई, सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो गई। हाँ, तो एक ये थ्योरी है। एक आयुर्वेद की थ्योरी है, उसमें 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। उन्होंने कहा वात, पित्त, कफ का डिसबैलेंस हो गया तो रोग हो जाते हैं। एक चीज पे आकर के अब मॉडर्न साइंस भी और प्राचीन विज्ञान तो कहता ही था, सब लोग टिक गए हैं कि सारे जो हमारे अंदर डिजीज हैं, चाहे वो फिजिकल में दिखाई दे रही है, चाहे डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, सबके जड़ में हमारे मनोविकार, सबका एक ना एक साइकोसोमैटिक बेसिस है। आज कह दिया गया है कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इवन कैंसर भी क्रॉनिक स्ट्रेस से होता है। तनाव, गलत सोच, गलत भाव, अगर कॉन्स्टेंटली हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग है या बहुत ज्यादा क्रोध आता है, बहुत ज्यादा हम लोगों के बीच में सामंजस्य नहीं बैठा पाते, हमको किसी से प्रेम नहीं होता है, हमको हर किसी की बुराई दिखाई देती है, तो आप समझ लीजिए आज नहीं तो 10-20 साल बाद कोई ना कोई फिजिकल हेल्थ की प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। ये आज साइंस ने प्रूव कर दिया है। पहले भावनात्मक स्वास्थ्य गड़बड़ाता है, फिर मानसिक स्वास्थ्य और फिर शारीरिक स्वास्थ्य, तो तीनों रिलेटेड हैं। तो हमें रूट कॉज पे, मॉडर्न साइंस की मैंने कहा ना कमी है, मॉडर्न साइंस की यही कमी है कि जब हमारे पास कोई आता है तो केवल हम फिजिकल बॉडी का इलाज, हम उसकी जड़ में नहीं जाते हैं कि उसको क्या तनाव हो रहा है, उसकी घर की परिस्थिति क्या है, कहाँ से ये प्रॉब्लम होती है, तो ये हमको देखना है। इसलिए हमें भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पे भी कार्य करना है। सबसे पहले शुरू करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य से। तो शारीरिक स्वास्थ्य में 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो आदर्श दिनचर्या, आपकी दिनचर्या कैसी, अनियमित है या कभी नियमित है, कभी अनियमित है, या कोई दिनचर्या ही नहीं है। जब स्कूल का टाइम हुआ तो उठ गए, चले गए, खाना खा लिया, भूख लगी तो खा लिया, मन किया सो गए, मन किया पढ़ लिए, मन किया मूवी देख ली, मन किया टीवी देख लिया। ये जो दिनचर्या है ये आपके स्वास्थ्य को खराब है। तो लेट अस टॉक अबाउट आइडियल लाइफ, आदर्श दिनचर्या क्या होती है। दूसरा, आपका आहार बहुत इंपॉर्टेंट है। आहार बीमारी भी करता है। आप बहुत सारा जंक फूड खाएंगे, आपका पेट खराब हो जाएगा, चाउमीन, मोमोज, बर्गर खाएंगे। और आहार औषधि का भी काम करता है, आहार ट्रीटमेंट भी करता है। तो आहार सही हो तो बीमारी ना तो होगी और बल्कि आप कई बीमारियों को आहार के माध्यम से स्वस्थ कर सकते हैं ना। जैसे बहुत ज्यादा शुगर ली तो डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है, लेकिन डायबिटीज को कंट्रोल करना है तो शुगर कंट्रोल करनी है। आप बिना दवाई के भी डायबिटीज को कुछ हद तक, हमेशा नहीं, कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं डाइट को ऑल्टर करके। तो आहार के विषय में जानना बहुत जरूरी है और योग व्यायाम। तो ये हो गया शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। अब चूंकि आपके 3 शरीर हैं तो आपको 5th 6th से क्या पढ़ाया जाता है आहार में? बैलेंस डाइट, है ना। तो क्या एक शरीर के लिए, तीनों शरीर के लिए बैलेंस डाइट काफी है? 3 शरीर के लिए 3 प्रकार का आहार,
संतुलित, सात्विक और संस्कारिक। संतुलित आहार शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, सात्विक आहार मानसिक स्वास्थ्य के लिए। अच्छे विचार चाहिए तो सात्विक आहार लेना पड़ेगा और भाव अच्छे रहे, जैसे कहते हैं ना, जैसा खाए मन वैसा बढ़ेगा मन। तो मन को अच्छा रखना है, मन में प्रसन्नता रखनी है, मन में भाव अच्छे रखने, तो संस्कारिक उसकी चर्चा करेंगे। और दिनचर्या की जब बात करें तो दिनचर्या में एक होनी चाहिए नियमितता, एक सी दिनचर्या रोज, है ना, रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी, निरंतरता। ठीक है, जो नियमितता है वही रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। दिनचर्या जो भी अपनाए अपनी करनी है इसके हिसाब से। लेकिन विद्यार्थियों की दिनचर्या जो है वो टाइट होनी चाहिए, समय वेस्ट करने का टाइम नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद सुव्यवस्था, ऑर्गेनाइज, सब ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, चाहे वो आपका कमरा हो, चाहे आपका टेबल हो, चाहे डेस्क हो, एवरीथिंग शुड बी नीट एंड क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। दिनचर्या में भी यही, बैग भी ऑर्गेनाइज, किताबें ऑर्गेनाइज, सब चीज, है ना, टाइम टेबल। उसके बाद तीसरी चीज जो आती है वो है आत्मसंयम। इस दिनचर्या को फॉलो करने के लिए बहुत कंट्रोल चाहिए। मन कर रहा है कि थोड़ी देर रील देख ले, लेकिन नहीं, ये मेरे टाइम टेबल में नहीं है तो मैं नहीं देख सकता, है ना। मन तो हमें बहुत अलग अलग जगह लेके जाता है ना, मन चंचल है तो मन का काम तो भटकना है, लेकिन हम मन के गुलाम बनेंगे कि मन को अपना गुलाम बनाएंगे, ये हमको डिसाइड करना है। और इसके लिए चाहिए आत्मसंयम। और संयम जो है वो 4 प्रकार के बताए गए हमारे गुरुदेव ने, 4 प्रकार के संयम बताए। पहला इंद्रिय संयम, 5 सेंसेस दिए भगवान ने आपको, आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो इसका यूज हम किस करते हैं, उस पर कंट्रोल करना है। सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है आंखों से, जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन रहे हैं, है ना। और सबसे बड़ा कल्प्रिट क्या है आज हमारे पास, सोशल मीडिया, फोन। तो आत्म संयम लागू होता है इंद्रिय संयम से। और दूसरा, इंद्रिय संयम करेंगे तो विचार संयम अपने आप होगा। कितने लोगों के साथ होता है, किताब लेके बैठे और 63 नंबर पन्ना था और आधे घंटे से उसी पन्ने 64 नंबर पन्ना पलटा ही नहीं है। होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो क्योंकि विचार इधर उधर घूम रहे हैं हमारे, तो विचार संयम, हमें विचारों पे कंट्रोल चाहिए कि हमारे पास जो विचार जरूरी है वही आए। और तीसरी चीज है समय संयम, जो आपके लिए बहुत आवश्यक है। समय बचाएंगे तभी समय का सदुपयोग होगा, नहीं तो समय जा रहा है, हर मिनट समय जा रहा है। आज ये क्लास होगी, फिर जैसे ही 1 घंटे बाद ये पास्ट टेंस में चला जाएगा, दोबारा ये समय नहीं आएगा। ठीक है। और चौथी चीज है अर्थ संयम, जिसकी प्रैक्टिस अभी से करिए। अगर 2, 4, 5 जो भी मिलते हैं, जो भी आपके पास है, उसको हम कैसे खर्च करेंगे, कैसे उसका सदुपयोग करेंगे, आज आप प्रैक्टिस करेंगे तो जीवन में जब बड़े हो जाएंगे, स्वयं कमाएंगे, तब आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। तो 4 संयम याद रखिएगा, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। इंद्रिय संयम, विचार संयम, समय संयम और अर्थ संयम। ठीक है। जीवन शैली की अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको इस समय सीखना है, और अगर स्कूल तक के नहीं सीखा तो कभी नहीं सीख पाएंगे, वो है अनुशासन। अगर डिसिप्लिन स्कूल में नहीं आया, पंक्चुअलिटी स्कूल में नहीं आई, तो जीवन में कभी नहीं सीख पाओगे। इसीलिए आज से उसको प्रैक्टिस करो। स्वच्छता, आंतरिक स्वच्छता, विचारों की स्वच्छता, बाहरी स्वच्छता, दोनों दिखाई देनी चाहिए आपके अपीयरेंस में, आपकी लिविंग में दिखाई देनी चाहिए। श्रम की आदत डालनी है। मेंटल होमवर्क तो हम बहुत करते हैं, मेंटल काम बहुत करते हैं, फिजिकल लेबर हम नहीं करते, उसकी आदत आपको डालनी है। और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नींद के लिए अभी हम बताएंगे आदर्श दिनचर्या में साइंस क्या कहती है। तो आदर्श दिनचर्या की शुरुआत होती है, स्वस्थ दिनचर्या जिसे हम कह सकते हैं, कब होती है? शुरू कितने बजे होती है आदर्श दिनचर्या? कितने बजे उठते हो? पार्डन? 6। अच्छा, स्कूल कितने बजे आना होता है? आदर्श दिनचर्या वैसे तो हमारे शास्त्रों में कही है ब्रह्म मुहूर्त से शुरू होती है, सूर्योदय से 1.5 घंटा 2 घंटा पहले। लेकिन अब आप लोग रात तक पढ़ते भी होंगे, तो 1 घंटा पहले भी सूर्योदय से पहले उठ जाए तो भी आपको अलाउ किया जा सकता है। उसका रीजन, सूर्योदय के साथ और सूर्यास्त के साथ जिसकी
दिनचर्या नहीं चलती, जो लेट नाइट तक सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं, उनकी एनर्जी इसलिए कम हो जाती है क्योंकि हमारे पास एक सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस होता है ब्रेन, वो बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है। हमारे हर सेल में एक जैविक घड़ी लगी हुई है, बायोलॉजिकल क्लॉक, और ये जो सेंट्रल बायोलॉजिकल क्लॉक है सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस, ये उसको कंट्रोल करता है। और अगर हम उसके अनुसार नहीं चलते, ये जैविक घड़ी क्या है? ये जैविक घड़ी ये बताती है कि सूर्योदय के साथ हमें उठना है, क्योंकि हम दिनचर प्राणी हैं, निशाचर नहीं है। उल्लू होता ना, वो निशाचर है। हमको प्रकृति ने दिनचर बनाया है, तो हमें सूर्योदय से पहले उठना है और अभी जल्दी सोना है। दूसरा उसकी साइंस क्या है? एक हार्मोन होता है जो नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मेलेटोनिन। मेलेटोनिन सिक्रीट होता है रात 8 बजे से 12 बजे तक, पीक करता है 2 बजे तक सिक्रीट होता है। उसके पीक जो होती है वो 10-11 बजे के आसपास होती है, इसलिए 10 साढ़े 10 बजे तेज नींद आती है। उस समय अगर आप रजाई में घुस के फटाक से मोबाइल ऑन करते हैं या टीवी चलाते हैं, तो उसकी ब्लू लाइट आपके यहाँ पड़ती है, और ये सिक्रीट होता है पीनियल ग्लैंड। ये जो आगे चक्कर पे ध्यान लगाया ना, इसके पीछे 2 ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइनल ग्लैंड्स, पीनियल एंड पिट्यूटरी। पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड, वो हमारे सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, और पीनियल से सिक्रीट होता है मेलेटोनिन। तो जैसे हमको नींद आ रही है, क्योंकि नींद क्यों आ रही है? क्योंकि मेलेटोनिन सिक्रीट होता है। अब हमने क्या किया? हमने तुरंत किताब तो कर दी बंद, लेकिन हमने मोबाइल चलाया, उसकी लाइट यहाँ गई, मेलेटोनिन सिक्रीशन डिक्रीज कर जाएगा। अब हमें घंटे 2 घंटे तक नींद नहीं आती और डीप स्लीप नहीं आती, ये हमारी स्लीप। आपको समझ में आया? मेलेटोनिन का काम समझ में आया? अब दूसरी चीज क्या होती है कि अब जब मेलेटोनिन डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। स्लीप साइकिल 2 में डिवाइडेड होती है, आरईएम स्लीप एंड एनआरईएम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है जिसमें हमें सपने आते हैं, और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है डीप स्लीप, जिसमें हमें भान ही नहीं मिलते। बोलो ना, आप डीप स्लीप से उठे, आपको ये नहीं याद आता कि दिन है कि रात, कहाँ हम लेटे हैं। ये एनआरईएम स्लीप, और ये एनआरईएम स्लीप के कुछ घंटे हमारी बॉडी की रिपेयर के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये एनआरईएम स्लीप प्रभावित हो गई तो हमारी बॉडी जो है हील नहीं होती। अब दूसरी बात आपको बताते हैं, जब हम रात में देर तक जगते हैं, और कई बार रात में जब जगते हैं तो खाते भी है ना, कुछ स्नैक्स भी ले लेते हैं, पढ़ भी रहे हैं, कुछ सुन भी रहे हैं, चल भी रहे हैं। अब क्या होता है, जो बीच रात का समय होता है लगभग 12 से 2 बजे तक, वो हमारा लिवर, जो हमारी छलनी है, सारी मेटाबॉलिज्म, सारी गंदगी को साफ करता है, उसकी सफाई का टाइम होता है, सारा ब्लड वहां जाता है। अब जब हम जग रहे हैं तो हमारे ब्रेन में भी ब्लड जा रहा है, हमारी आंतों में भी ब्लड जा रहा है, क्योंकि हम खा रहे हैं, हमारे स्केलेटल सिस्टम में भी जा रहा है, तो लिवर की जो ब्लड सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। और ये अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन 10-20 साल बाद हमारा लिवर कम काम करेगा, ये अच्छा काम नहीं है। इसलिए आपको जल्दी सोना है, 10 से 11 बजे के बीच में आप सो लीजिए। छात्रों के लिए 5 से 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, और सुबह 4 से 5 के बीच में आपको उठ जाना चाहिए। ये आदर्श दिनचर्या का पहला नियम। उठने के बाद जो पहली चीज करनी है वो प्रार्थना। कितने लोग रात में सोए थे वो सुबह उठे ही नहीं? दुनिया में सोचो, कितने लोग रात में सोए, सब उठ गए थे क्या? कितने लोग रात में चले गए, यमराज जी आ गए। तो हमको थैंक यू बनता है भगवान का, हम मान के चलते जब हम सोएंगे कि हम तो सुबह जग ही जाएंगे। अरे नहीं भैया, ये थैंक यू, भगवान जी का थैंक यू, एक बार ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता कि हमको एक दिन और मिला अपने को जीवन को अच्छा बनाने के लिए। तो ये धन्यवाद का भाव पहला। प्रेयर में बहुत शक्ति है, इसकी रिसर्चेस है, ठीक है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए या सबके लिए, जितने हम लोग बैठे हैं, उसको हमारे गुरुदेव ने गायत्री संध्या का नाम दिया। संध्या सुनते ना, जब दो समय मिलते हैं, सूर्योदय सूर्यास्त के समय, तो संध्या करी जाती है। अनेकों प्रकार की संध्या हमारे शास्त्रों में दी गई है, वेदों में दी गई है, लेकिन गुरुदेव ने इसको इतना सिंपल कर दिया है कि आप सूर्योदय सूर्यास्त भूल जाओ, जगने और सोने के साथ आप इसको कर लो, जिसको नाम दिया गया आत्मबोध और तत्वबोध। जैसे ही हम उठे वैसे ही तुरंत हम अपने मस्तिष्क में पूरे दिन का टाइम टेबल बनाएं। साधारण शब्दों में से कह सकते हैं डे प्लानिंग, आत्मबोध। सबसे पहले उठते ही
धन्यवाद, धन्यवाद के बाद मेरा कर्तव्य क्या है, मैं अपना बोध करूं, मैं कौन हूं, मैं क्यों आया हूं, मेरा क्या कर्तव्य, मेरी क्या ड्यूटी है आज के लिए। और एक ही दिन का अगर जीवन भगवान ने मुझे दिया, ये फॉर्मूला अपनाना है, प्रतिदिन नया जीवन, प्रति रात नई मौत। एक ही दिन का जीवन अगर मिला है तो क्या आप उसे वेस्ट करेंगे? एक ही दिन, आज बात एक ही दिन का जीवन मिला है तो क्या किसी हम शिक्षक का अनादर करेंगे, किसी फ्रेंड से लड़ाई करेंगे, क्या हम उसको टीवी मोबाइल देखने में वेस्ट करेंगे? एक ही दिन का जीवन है ना? तो अगर इस फॉर्मूला में जिएंगे तो हम प्रति सेकंड अपने पूरे दिन का हम सदुपयोग करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम इस तरह से आगे बढ़ते हुए चलेंगे। इसी तरह से सोते समय तत्व, इसे कहते हैं डे एनालिसिस, जो संकल्प सुबह लिए थे उसको पूरा कर पाए कि नहीं, वो सोने से पहले उसको एनालाइज करें और अगर कर पाए तो अपनी पीठ दबाओ और नहीं कर पाए तो कोई रिग्रेट नहीं, कोई गिल्ट नहीं, कोई ग्लानि नहीं, ईश्वर से सच्ची क्षमा मांग करके अगले दिन उन संकल्पों को पूरा करने के लिए तत्पर होना। ठीक है, इस तरह से। और निश्चित होकर के नींद में जाएंगे, कोई चिंता लेकर के, कोई नेगेटिव थॉट लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि रात को वही चलता है। और इसकी विज्ञान क्या है, जब हम गहरी निद्रा से जागरण की स्थिति में आते हैं या जागरण से गहरी निद्रा में जाते हैं तो कुछ सेकंड ऐसे होते हैं जब हमारा मस्तिष्क शांत होता है, हमारे अवचेतन मस्तिष्क की खिड़की खुली होती है। उस समय हम जो संकल्प लेंगे, जो भी अपने आप के लिए बोलेंगे, वो घटित होकर के मैनिफेस्ट। सुबह अगर किसी को आईएएस बनना है तो बोलो मैं डीएम हूँ, लेकिन वो जो डीएम को पढ़ाई करनी पड़ती है वो 18 घंटे का टाइम टेबल भी बनाओ, समझे? आगे अगर आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है तो बोलो मैं हूँ और उसका टाइम टेबल बनाओ। ये है आत्मबोध, उस एक दिन का हम इस्तेमाल करें। उस समय मस्तिष्क की ग्रहणशीलता अधिक होती है, मस्तिष्क शांत होता है। अभी साइंस से बताएंगे कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ ईईजी क्या बताता है मस्तिष्क के वेव्स के बारे में। तो ये दो चीजें आप करिए, उसके बाद धरती को प्रणाम करिए, एक गिलास या 1 से लेकर के 3 गिलास गुनगुना पानी उकड़ू बैठकर आप लीजिए। उकड़ू बैठना नहीं आता, उकड़ू टोस पे बैठना और कमर सीधी रखनी है। ठीक है, जैसे कि स्क्वाटिंग पोजीशन, इंडियन टॉयलेट पोजीशन, ठीक है, वो स्थिति में अगर हम फूट कर करके गुनगुना पानी बिना ब्रश नहा अगर पीते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। घूट कर करके जब पानी जाता है तो जो रात भर में हमारे मुंह में बैक्टीरिया वायरस इकट्ठे हो गए थे वो डाइल्यूट होकर के पानी के साथ पेट में जाते हैं और नित नई एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। रोज एक वैक्सीन बन रही है आपकी बॉडी, क्योंकि रोज बैक्टीरिया की क्वालिटी, मतलब टाइप ऑफ बैक्टीरिया और टाइप ऑफ वायरस बदल रहा है मुंह के अंदर और रोज वो डाइल्यूट होकर जा रहा है। वैक्सीन बनाते हैं, कोविड में वैक्सीन लगी थी तो क्या करते हैं, उसी वायरस उसी बैक्टीरिया को अधमरी कंडीशन में करके तब उसको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, तो वैक्सीन हो जाती है। तो ये ऐसे ही वायरस जो अधमरे हो गए रात भर में मुंह में, वो पानी के साथ पेट में जाते हैं और नित नई एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये एक काम करना है। उसके बाद आप अपनी दिनचर्या आरंभ करिए, फिर योगासन करिए, प्राणायाम करिए, थोड़ी देर मेडिटेशन करिए, थोड़ी देर गायत्री मंत्र का जाप करिए, स्कूल की तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, व्हाटएवर यू वांट, फिर दिन भर का। तो उसको हम शॉर्ट में आपको रिवाइज करके बताते हैं। व्यवस्थित दिनचर्या के लिए आत्मबोध तत्वबोध इंपॉर्टेंट हो गया और बीच में है 3 चीजें आपको याद रखनी है। शॉर्ट में फॉर्मूला याद कर लीजिए, यूएस से 3 चीजों को अपनाना है, उपासना, साधना, आराधना। उपासना 5 मिनट ईश्वर के पास बैठना, उपासन, जिसके पास बैठते हैं उसकी जैसे गुण आते हैं। आग के पास बैठेंगे ना, बाहर आग जल रही थी, मैं देखती थी बच्चे आ रहे थे, थोड़ी देर आग सेक करके आ रहे थे। आग के पास बैठते तो गर्मी लगती है, बर्फ के पास बैठेंगे तो ठंड लगेगी, भगवान के पास बैठेंगे तो दैवीय गुण हमारे अंदर आएंगे, ऑटोमेटिकली आएंगे। 5 मिनट बैठिए, 5 मिनट केवल घड़ी देखिए, ठीक है, 5 मिनट गायत्री मंत्र का जाप 24 बार कर लीजिए, काफी। उसके बाद साधना, साधना किसकी करनी है? किसी देवी देवता की नहीं करनी है, अपनी करनी है। साधना करनी पड़ती 24 घंटे, जो 4 संयम बताया आपको, इंद्रिय संयम, विचार संयम, समय संयम, अर्थ संयम, इसी पर अप्लाई करना है। आज कौन सा गलत थॉट आया, आज
कहाँ ओवर ईटिंग कर ली, आज मुझे फल खाना चाहिए तो मैंने समोसा खा लिया, ये चेक कर ली कहाँ गड़बड़ी होगी। ये साधना 24 आवर्स। मैंने 4 घंटे मान लीजिए घर में पढ़ने का नियम बनाया था, मैं 2 ही घंटे पढ़ पाई। तो ये चेक करना अपने आप को, ये साधना, और इम्प्रूव करना। खाली चेक कर दिया, अपनी कॉपी तो जांच ली, नंबर 100 में से 100 दे दिए खुद ही, ये नहीं चलेगा। निष्पक्ष जांच करनी पड़ेगी अपनी, ठीक है। और जब आपके अंदर ये बदलाव आए, लगे कि यस मैं बदल रहा हूँ, तो वो आपके टीचर्स नोटिस करेंगे, आपके पेरेंट्स नोटिस करेंगे, घर में सब बोलेंगे कि तुम कुछ बदल, तुम्हारे अंदर ये बहुत सकारात्मक बदलाव दिख रहा है। तब ये शेयर करिए, जो आपने अप्लाई किया वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। इसे कहते हैं आराधना, और लोगों को भी अच्छा बनाने की क्रिया, ठीक है। अब हम लोग ने जो सीखा वो आप लोग के साथ शेयर करते हैं, जो सीखा उसको अप्लाई करते हैं। तो साधना आराधना साथ साथ चलती है, उपासना मस्ट है। लेकिन उषापान में मैंने आपको बताया कि आपके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, आपकी किडनीज अच्छे से काम करती हैं, आपको कब्ज नहीं होता, पेट आपका सही रहेगा तो दिमाग जरूर अच्छा काम करेगा। ये पेट और दिमाग का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। सारी बीमारियों की जड़ गड़बड़ वाले पेट से होती है, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए। सुबह उषापान करेंगे, 1 लीटर पानी गुनगुना अगर पिएंगे तो आपको कब्ज नहीं होगा। आहार में जैसे मैंने आपको बताया आते हैं 3 प्रकार के आहार, संतुलित, सात्विक और संस्कारिक। तो संतुलित आहार के लिए आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एप्रोप्रिएट प्रॉपर अमाउंट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट। इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी थाली में क्या होना चाहिए। अब गड़बड़ी कहाँ होगी, है ना। अन्न में ज्यादातर घरों में गेहूं का इस्तेमाल होता है। गेहूं का ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज्यादा है, इसीलिए इंडिया में डायबिटीज हुई। इसीलिए हमारी सरकार कहती है श्री अन्न खाओ। तो आज आपकी मम्मी को बताना, नियमित रूप से गेहूं नहीं बदलना है, कभी जौ, कभी ज्वार, कभी बाजरा, कभी मक्का, बदल बदल के आपको लेना। पैकेट का मल्टीग्रेन आटा नहीं लेना। पैकेट पता नहीं कितने वर्ष पहले पैक हुआ था, महीनों पहले पैक हुआ था, वो नहीं इस्तेमाल करना। पता नहीं उसमें क्या डालते हैं कि वो चीज खराब, कोई भी चीज आप ताजी लाते हो घर में या बनाते हो घर में, वो कुछ समय के बाद खराब हो जाती है कि नहीं। पैकेट की चीजें खराब नहीं होती, उसमें प्रिजर्वेटिव डाला जाता है, वो कैंसर को बढ़ावा दे रहा है। समझिए, पैकेट की चीजें नहीं खानी है। मल्टीग्रेन आटा भी नहीं, आप अलग अलग आटे ताजी, बहुत सारी चक्कियां हैं शहर में, उनसे लाइए। फिर दूसरी चीज, आपको दालें, कई घरों में केवल अरहर की दाल बनती है। बच्चे कहते हैं हम तो अरहर की दाल नहीं खाते। 18 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, अलग अलग दाल में अलग प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। जब आप बदल बदल के दाल खाते हैं तो आपको अमीनो एसिड की कोई डेफिशिएंसी नहीं होती। 18 एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, लेकिन वो अलग अलग दालों में, बीन्स में, राजमा, छोले, सब में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो प्रोटीन की मात्रा केवल दाल से नहीं, बीन्स से, जैसे ये लोबिया है, चना है, ये इस सब से मिलता है, बदल बदल। सब्जियां भी केवल आलू टमाटर की सब्जी नहीं, हरी सब्जियों का नियमित सेवन करें। कुछ सब्जियां होती जो आप कच्ची खा लेते हैं, जैसे टमाटर है, गाजर है, मूली है, ये खाइए। कुछ सब्जियां उबाल के खा ली जाती हैं, जैसे लौकी है, तुरई है, टिंडा है, परवल है। कुछ सब्जियां आपकी जो कंद होते हैं, जैसे गोभी है, ये सब। तो सारी सब्जियां बदल बदल के खाइए। फल, एक फल नियमित सीजन का, ठीक है। जैसे आप कोविड से घुस गया है भारतीय जनता के दिमाग में, कीवी बहुत लाभदायक है, अरे संतरा लाभदायक है, आंवला लाभदायक है, अमरूद लाभदायक है। जो सीजन का फल आ रहा है, आजकल आंवला, एक आंवला रोज खा लो, हाईएस्ट विटामिन सी आंवले में पाया जाता है, ठीक है। तो इससे आपकी विटामिन सी क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। फिर दूध और दही का सेवन अगर सही क्वालिटी का मिल रहा है तो, अन्यथा कोई आवश्यक नहीं है। और उसके बाद जो हमारे मसाले होते हैं वो भी हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। हल्दी जो होती है एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होती है उसके अंदर, तो हल्दी का सेवन करिए। अजवाइन पेट के लिए अच्छी होती है, जीरा बहुत लाभकारी होता है, पर थोड़ी मात्रा, बहुत छोटी मात्रा, ठीक है। मीठी नीम, धनिया, ये बहुत लाभकारी है। मीठी नीम जो होती है ना, करी पत्ता जिसे कहते हैं, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। नारियल, मूंगफली, जरूरी नहीं है काजू किशमिश ही खाएं, मूंगफली, नारियल, ये भी नट्स में बहुत हेल्दी है,
और हमारे स्वास्थ्यवर्धक है। अब एक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट है। ये रंग बिरंगी आप देख रहे हैं फल सब्जी, हर अलग अलग रंग के फल सब्जी आपको खाने हैं, क्योंकि जब हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स वो मॉलिक्यूल होता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। अब एक इलेक्ट्रॉन कम है तो वो मारामारी करता है, सब इससे छीन लूं उससे छीन लूं और सब सेल्स को डैमेज करता है। फ्री रेडिकल्स एक कारण है बीमारी का, कैंसर का भी बहुत बड़ा कारण है। फ्री रेडिकल्स को काउंटर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स दिए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे खाने में मिलते हैं तरह तरह के, और एंटीऑक्सीडेंट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन प्लस है, वो जाकर के फ्री रेडिकल को ले ले भैया तू शांत, अब चारों तरफ नाश की प्रक्रिया वो मत, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट हमें कहाँ से मिलेंगे, हर समय कैप्सूल तो नहीं खा सकते। लाल रंग के फल सब्जी खाएंगे तो लाइकोपीन मिलेगा, ऑरेंज कलर के फल सब्जी खाएंगे तो बीटा कैरोटीन मिलेगा, हरे रंग के फल सब्जी खाएंगे क्लोरोफिल मिलेगा, ब्लू कलर के खाएंगे बीटा एंथोसायनिन मिलेगा। ऐसे तरह तरह के एंटीऑक्सीडेंट अलग प्रकार के रंग उसमें होते हैं। तो आपको हर रंग की फल सब्जी खानी है और कोशिश करिए कि साबुत फल खाइए और थोड़ा ताजा सलाद, रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में ये अच्छी मात्रा में हमको एंटीऑक्सीडेंट देते हैं और जो हमको बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। ये हो गया सात्विक संतुलित का कंसेप्ट। अब सात्विक आहार क्या है? सात्विक आहार भी सुना होगा ना, जब हम लोग नाराज करते हैं तो कहते भाई कुछ गड़बड़ नहीं खाना, सात्विक खाना। व्हाट इज दिस सात्विक? सात्विक वही भोजन है जो अभी आपको बताया गया थाली में, शुद्ध शाकाहारी भोजन, ताजा, सुपाच्य, इजीली डाइजेस्टेबल, है ना, जो कम मसाले से, कम घी से, कम चिकनाई से, धीमी आंच पे पका हुआ, ये सात्विक भोजन। अगर हम अपने घर में सब्जी उगा सकते हैं ऑर्गेनिक, बिना यूरिया की खाद के, तो बेस्ट है। वो पॉसिबल नहीं है तो कम से कम सब्जियों को अच्छे से धोइए, ठीक है। और इसके अलावा बर्तन का सही इस्तेमाल, एल्यूमिनियम के बर्तन मत इस्तेमाल करिए। फिर से मिट्टी का प्रचलन आ रहा है, लेकिन स्टील ठीक है, स्टील से कोई हार्म नहीं। तो ये सात्विक का कंसेप्ट है। और सात्विक आहार जो होता है इसका विज्ञान है। ये जो हम अन्न खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, दूध है, दही है, सब्जियां हैं, ये सब सात्विक में आते हैं। राजसिक आहार क्या होता है? सात्विक आहार हमको शांत रखता है। तो अगर किसी को कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है तो उसको सात्विक आहार लेना चाहिए। और राजसिक आहार क्या होता है? तला भुना, मसालेदार, जो हम मम्मी से कहते खूब बढ़िया तेल की सब्जी बनाओ, पनीर की सब्जी बनाओ, या मारवाड़ी थाली के थोड़ा 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 बहुत सारे व्यंजन, वो राजसिक आहार है। बहुत तला भुना, बहुत मसालेदार, या बहुत सारे व्यंजन, खोए की मिठाइयाँ, गरिष्ठ भोजन। अब ये कभी कभी के लिए तो अच्छा है, लेकिन रेगुलर खाएंगे तो आपका मन अशांत रहेगा, आप फोकस नहीं करते, आप अपने लक्ष्य पे फोकस नहीं करते। और तामसिक आहार बिल्कुल निषेध है। तामसिक आहार क्या होता है? जो बासी है, बदबूदार है, मांसाहार, ये सब हमारे एनर्जी को, जो हम 3 शरीर की बात कर रहे हैं ना, ये हमारे एनर्जी लेवल्स को गिराता है। आगे इसकी चर्चा करेंगे। सात्विक आहार जो होता है इसकी साइंस आपको समझाना चाहते हैं। अब आप देखिए क्या होता है आपके पेट में, गट कहते हैं ना, लोअर पार्ट ऑफ योर स्टमक एंड इनिशियल पार्ट ऑफ योर इंटेस्टाइन, आंतों का शुरू का पार्ट, इसे गट कहते हैं। गट में मोर देन मिलियन, 1 मिलियन, कई ज्यादा, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद है, न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन वाले न्यूरॉन्स गट की लाइनिंग में होते हैं। तो एक छोटा मस्तिष्क यहाँ फिट है। अब आपको समझ में आया, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े होकर के पेट में कुछ चीज होती है, पेट में कुछ होता है, एग्जाम देने जा रहे हैं तो अच्छा कॉन्फिडेंट है तो नहीं होता, गुड, वेरी गुड। फ्लाइट छूटने वाली हो तो, ट्रेन छूटने वाली हो, आप प्लेटफॉर्म पर उतरे और ट्रेन पहले से प्लेटफॉर्म पर एंटर कर रही है तो क्या होगा पेट में? बटरफ्लाई फील करिए कभी पेट में की नहीं, तनाव करिए ना, ये गट ब्रेन कनेक्शन है। जब यहाँ तनाव होएगा तो यहाँ पे कुछ होएगा, कुछ होएगा, और जब यहाँ पे गड़बड़ी है, जैसे कब्ज मैंने कहा, या पेट साफ नहीं हो रहा है, तो ये ठीक से काम नहीं करेगा। इसे हम कहते हैं गट ब्रेन एक्सेस। ये न्यूरोट्रांसमीटर से
और नर्व से, ये बड़ा ब्रेन और ये छोटा ब्रेन कनेक्टेड होता है, समझ रहे हैं? तो इसकी अच्छी फंक्शनिंग के लिए जरूरी है कि गट हेल्थी हो। एक साइंटिस्ट हुई है न्यूट्रिशनल साइकियाट्रिस्ट ईवा सेडम, हार्वर्ड की, उन्होंने रिसर्च करी, उन्होंने कहा, एक एग्जाम्पल दिया कि आप बहुत महंगी गाड़ी खरीदते हो, है ना, भगवान करे सब लोग खरीदना, तो बहुत महंगी 30-40 लाख की गाड़ी खरीदते हो, पेट्रोल पंप पे जाते हो और पूछते हैं कौन सा पेट्रोल डलवाना है सर, नॉर्मल की प्रीमियम, क्या बोलोगे, कौन सा पेट्रोल डलवाओगे, महंगी गाड़ी प्रीमियम, क्यों डलवाओगे प्रीमियम, प्रीमियम क्यों, साधारण के लिए प्रीमियम इसलिए भैया तुम्हें उसका इंजन बचा के रखना है ना, और ये इतनी अमूल्य गाड़ी भगवान ने हमको दिया, उसका इंजन ये है, और उसमें हम क्या पेट्रोल डालते हैं, घासे, स्ट्रॉबेरी, बर्गर, मोमोज, पिज्जा, और फिर सोचते हैं कि ये काम करेगा, नहीं करेगा। हंटिंगटन पोस्ट में एक रिसर्च आई, जो बच्चे टीनेजर्स लगातार जंक फूड खाते हैं, उनका हिप्पोकैम्पस ब्रेन का वो पार्ट जो मेमोरी और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्मरण शक्ति और सीखने की क्षमता को वो करता है, वो सिकुड़ गया, हिप्पोकैम्पस कम हो गया, सिकुड़ गया, काम करना बंद कर दिया। अगर आप ऐसी डाइट लो, तो अगर आपको मस्तिष्क को पूरा क्रियाशील करना है, ऑप्टिमम यूज करना है, मैक्सिमम यूज करना है, तो आहार कैसा होना चाहिए, सात्विक, ठीक है, संतुलित तो होगा ही होगा, बेसिक है वो, है ना। ऐसा नहीं करना ये जो आजकल ट्रेंड बना है कि जिम जाएंगे, कीटो डाइट लेंगे, प्रोटीन शेक लेंगे, उससे किडनी खराब हो रही है, कभी मत करना। संतुलित आहार, दूसरा सात्विक। सात्विक आहार की साइंस समझ में आई। अब तीसरी बात आती है संस्कारित। संस्कार क्या होता है, आप देखिए, जो आपकी बायो इलेक्ट्रिसिटी है, आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में बायो इलेक्ट्रिसिटी होती है, प्राण शक्ति के रूप में, काय से बनती है, आपके विचारों से, आपके भावनाओं से, ठीक है। वो बायो इलेक्ट्रिसिटी स्पर्श के माध्यम से भोजन में एब्जॉर्ब होती है, जिस भोजन को छुएंगे वह जैसी बायो इलेक्ट्रिसिटी होगी वैसी भोजन के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। इसीलिए प्राचीन समय में सब लोगों को भोजन को स्पर्श करने की अनुमति नहीं थी। जिसका आचरण अच्छा नहीं है, जिसकी सोच खराब है, वो भोजन को छुएगा तो वैसे ही संस्कार उसको। हम एक छोटी सी कहानी बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा संस्कारित भोजन क्या है। एक महात्मा आनंद स्वामी हुए आर्य समाज के, उनके बेटे को अकारण जेल जाना पड़ा एक बार। अब वो जेल में थे, काट रहे थे अपना समय। एक दिन उनको रात में स्वप्न आया कि उन्होंने अपनी माँ की हत्या निर्ममता से घसीट करके मर्डर कर दिया। माँ का स्वप्न आया, उन्होंने अपने पिता को बताया। पिता आध्यात्मिक व्यक्ति थे, उसके रूट में गए वो कि क्या कारण है, ऐसा तुमने क्यों देखा। तो वो जेलर से मिले तो पता चला कि जो रेगुलर कुक था जेल का, वो उस दिन छुट्टी पर था, और जिस कैदी ने भोजन बनाया था उसने एक्चुअली अपनी माँ की हत्या इसी निर्ममता से की। समझे, भोजन के अंदर ये शक्ति है। तो भोजन के संस्कार अच्छे हों, उसके वाइब्रेशन, जो बात कर रहे हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बनेगा मन, वो कैसे वाइब्रेशन अच्छे हों, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि भोजन जो है ईमानदारी की कमाई का, श्रम की कमाई का हो। भोजन भगवान को प्रसाद के रूप में हम अर्पित करें, फिर खाएं। और जब भोजन बन रहा हो तो मम्मी को गुस्सा मत दिलाना, नहीं तो सारा गुस्सा भोजन में ट्रांसफर हो जाएगा, समझ गए। तो भोजन बनते समय घर में कोई मंत्र बजना चाहिए, भजन बजना चाहिए। आप भोजन करने बैठे तो 3 बार गायत्री मंत्र बोलिए, राधा राधा बोल दीजिए, राम राम बोल दीजिए। उसके वाइब्रेशंस को आपको ठीक करना है। एक हम लोग और टेक्निक बताते हैं, बलि वैष्णदेव यज्ञ। भोजन का एक यज्ञ होता है छोटा सा, एक हमारे यहाँ तांबे की प्लेट आती है, उसको गैस पे चढ़ा देते हैं, छोटी रोटी बना करके उसमें घी चीनी मिला करके 5 आहुति गायत्री से दी जाती है, और उसके फ्यूम्स को भोजन के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। 21 डेज में आपके घर का वातावरण बदलता है। उसके लिए आप चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब इसका विज्ञान समझिए। ये देखिए, पानी में भी आपके मन के विचारों को एब्जॉर्ब करने की शक्ति होती है। ये साइंटिस्ट हुए मसारो इमोटो, जापानीज, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया। नाली का गंदा पानी लिया बीकर से, कुछ बीकर उसे फिर जमा करके उसकी साइज काटी, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा
उससे पहले क्या किया, कुछ स्पीकर से उन्होंने कहा तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यारे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत बड़ा काम करोगे, ये अच्छी अच्छी बातें बोली। और कुछ स्पीकर से मान के उन्होंने बोला मैं तुमसे घृणा करता हूँ, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम एकदम बेकार हो, निकृष्ट हो। अब आप देखिए कैसे क्रिस्टल्स बने। ऊपर जिससे उन्होंने थैंक यू बोला, उससे सिंपैथी दिखाई, उससे प्रेम दिखाया, तो सुंदर सुंदर क्रिस्टल्स बने। और जिससे उन्होंने घृणा के भाव बोले, तो ये शक्ति है भोजन के अंदर हमारे विचार और भाव को एब्जॉर्ब करती है। इसी को हम कहते हैं संस्कार। भोजन के अंदर कैसे संस्कार डाले। भोजन तो अन्नदाता ने उगाया, किसान ने, लेकिन वो कई हाथों से होते होते हमारे आया, तो पता नहीं कैसे संस्कार है, तो उसके संस्कार को ठीक करके उस भोजन को ग्रहण करना। इसलिए भोजन बनाते समय, परोसते समय, खाते समय शांत रहे, किसी मंत्र का उच्चारण करें, भाव अच्छा करें। और एक सिंपल चीज तो कर ही सकते हैं, कम से कम थाली सामने आए तो धन्यवाद, कृतज्ञता। इतने लोग हैं जिनको आज भोजन नहीं मिला, हम लकी हैं कि हमको भोजन मिल रहा है नियमित। तो एक भाव का कर सकते हैं ना, एक किसान के लिए अपने देश के, कि उसने हमारे लिए कड़े धूप में अन्न उगाया, और दूसरी बात हमारी थाली तक आ पाया आसानी से, तो एक कृतज्ञता का, ये भोजन में संस्कार को बदल देगा। कुछ बातें इंपॉर्टेंट है जो आप याद रखिएगा। एक तो पहली बात, भोजन को प्रशासन से खाएंगे, है ना। भोजन जो है उतनी मात्रा में करेंगे भूख से कम। अगर भोजन को ठीक से पचाना है तो लगभग 3/4 बस या आधा कप, उसके थोड़ी जगह पानी और हवा के लिए खाली रहनी चाहिए, नहीं तो डाइजेस्टिव प्रोसेस काम नहीं करती। तीसरी चीज, भोजन को चबा चबा के खाएंगे। कितनी बार एक और को चबाना चाहिए? हाँ, 27। ओके, 27 इज फेयर इनफ, यू आर वेरी क्लोज। और कोई 32 किसने बोला? वेरी गुड, वेरी गुड। 32 बार, 32 बार एक और को चबाना चाहिए। अब क्यों चबाना चाहिए, कोई ये भी बताएगा क्यों चबाना चाहिए? 32 बार क्यों चबाना चाहिए? क्योंकि हमारे अंदर डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो मुंह से शुरू होती है। हम भूल जाते हैं, हम सोचते हैं पेट डाइजेस्ट करता है, जी नहीं, हमें दांत मिले हैं भोजन को चबाने के लिए, और वो जो सलाइवा है, लार है, उससे पूरी तरह से मिक्स हो जाए, तो जब वो पेट में जाता है तो बहुत आसानी से पचने की स्थिति में आ जाता है। पेट को, आंतों को ज्यादा काम नहीं करना। आपको आज दिन भर यहाँ पे ईंटें उठवाए जाए तो शाम को क्या होगा? हाथ दर्द, पैर दर्द। ऐसे ही जब आंतों को मैदा का बड़ा सा पिज्जा चबाना पड़ता है, वो पचाना पड़ता है, तो आंतें थक जाती हैं। ये सब खाते हो, मैदा की बनी चीजें होती है ना, ये मोमोज वगैरह, और ये आलू पके होते हैं, नूडल्स, तो ये सब चीजें क्या कर रही हैं? ये हमारे पेट को थका रही है। तो कहा जाता है कि भोजन को पिए, इतना चबा लें कि उसको पी जाए, और पानी को खाएं, पानी को घूट कर करके हमको ग्रहण करें। ठीक है। अब अगली बात जो है, पानी का आपको ध्यान रखना है कि भोजन के साथ पानी नहीं पीना। भोजन से आधा घंटा पहले और 1.5 घंटे बाद तक पानी का सेवन नहीं करना है, नहीं तो जो डाइजेस्टिव जूसेस स्टमक में निकल गए वो डाइल्यूट हो जाएंगे, वो अपना काम नहीं कर पाए। ठीक है। तो अगर जो लोग पानी पीते हैं भोजन के साथ, तो एक आध घूंट पी सकते हैं, लेकिन पूरा पानी नहीं कि 1 गिलास पानी तुरंत भोजन करने के बाद पीना। कितने लोग पीते हैं पानी, बताइए? आज से बंद कर दीजिएगा। ठीक है। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि उपवास करते हो? उपवास करते हो ना? हमारी संस्कृति में कहा है कि हफ्ते में एक बार उपवास करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे डेड सेल्स होते हैं, जब हम भोजन नहीं करते हैं, तो जो हमारे डेड सेल्स हैं वही हमारे हेल्थी सेल्स का भोजन बन जाते हैं। जब हम भोजन में गैप करते हैं, लंबा गैप करते हैं, इसे कहते हैं ऑटोफेजी। इसके ऊपर भी नोबेल प्राइज मिल चुका है। ये हमारी बॉडी की रिपेयर, रिसाइकिल के लिए काम करता है, टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, बीमारियों को कम करता है। इसलिए उपवास कभी नहीं होना। और क्या नहीं खाना है? चाय कॉफी का सेवन नहीं करना है, अल्कोहल सिगरेट का सेवन नहीं करना है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। मैदे का सेवन नहीं करना है,
और मांसाहार आपको लगेगा कि जो करता होगा मांसाहार की उससे क्यों बताया जा रहा है, लेकिन हमारा शरीर मांसाहार के लिए नहीं बना। ना हमको वैसे दांत दिए भगवान ने, ना वैसे आते हैं, ना हमारे सलाइवा में एसिड होता है, हमारा सलाइवा में टाइलिन होता है, तो इसलिए मांस बचता नहीं है। दूसरी बात, हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है पेट में वो 20 टाइम्स वीक है उन पशुओं की अपेक्षा जो मांसाहार है, तो उनके लिए उनका मांस बच जाता है, हमारा नहीं बचता। वो अलग बात है कि उसमें मसाला मिला के उसको उबाल लेते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी आंखें 6 मीटर की लंबी है, उसमें बड़ा बड़ा सड़ता रहता है और रोगों का सूत्रपात करता है। दूसरी बात, जो जीव हत्या हमने करी अपने स्वार्थ के लिए, तो वो जीव जब मरने वाला था तो उसके अंदर जो दुख और पीड़ा का भाव है वो हमारे अंदर है, हम उसका हिस्सेदारी करेंगे। समझ गए? उसको जो पीड़ा हुई, अगर हम तुम्हारी उंगली को लाएं तो जरा से काट के देखते, कटवाओगे? उंगली कटवाएगा कोई अपनी? नहीं ना। और उसको हम मजे से काटते हैं, काय के लिए? टेस्ट। तो वो जो है वो हमको उसका जवाबदेही ईश्वर को देनी पड़ेगी। और एक साइंस उस पर, जब कोई भी व्यक्ति, हम कोई भी प्राणी पूरे ब्रह्मांड में कोई भी प्राणी जब मरने वाला होता है तो एक तरह की आंतरिक उसको तनाव होता है बहुत तेज, उससे कॉर्टिसोल रिलीज होता है, तनाव का हार्मोन। वो कॉर्टिसोल उसके मांस में मिल जाता है, वो शरीर में जाता है, उससे डायबिटीज, हाइपरटेंशन और कैंसर। ठीक है, तो इसलिए मांसाहार नहीं। योग जो है जब मांसाहार हम करते हैं तो उसमें हमें एनर्जी ज्यादा, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी मेरे पास वो स्लाइड नहीं है, मैं बता दूंगी। बहुत सारे, जैसे काला चना है, सोयाबीन है, इसमें मांस से भी ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। और दूसरी बात, आप एक बात और समझिए, हम बात कर रहे हैं सेव द प्लैनेट, है ना, पानी बचाना है, धरती बचानी है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। एक जानवर को खिलाने के लिए टनों अनाज लग जाता है जब वो तैयार होता है कटने के लिए। उस टनों अनाज से मैंने कितने पेट का हम उद्धार कर सकते हैं, कितने लोगों को भोजन खिला सकते हैं। मांस को धोने में गैलनों पानी लगता है, बिजली लगती है। ये सब क्या है? ये हमारे पर्यावरण को असंतुलित कर रहा है। अगर देश क्या दुनिया भर में लोग अगर मांसाहार का सेवन छोड़ दें तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग तुरंत कंट्रोल हो सकती है। मांसाहार पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। और जहां तक प्रोटीन की सवाल है, एनिमल प्रोटीन इज नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी। इसीलिए आज रिसर्चेज आ रही है, कई लोग वीगन होते जा रहे हैं, दूध भी छोड़ रहे हैं। हमें एनिमल सोर्सेज नहीं, हमें प्लांट सोर्सेज से प्रोटीन लेना चाहिए। सबसे बड़ा उदाहरण है विराट कोहली की स्टोरी पढ़ लेना। विराट कोहली को तो जानते ही हो ना, व्हाई ही टर्न फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन टू अ वेजिटेरियन। ये स्टोरी गूगल में जाके आप पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, समय मतलब टॉपिक तो भी बचा है, या तो आगे कंटिन्यू करें, है ना? ये चलिए आज यहीं पे विराम देते हैं, आगे की कक्षा में आपको आगे। धन्यवाद। का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतने सरल शब्दों में आपकी लाइफ कैसे, आपकी हेल्थ अच्छी हो, उसके बारे में आपको बताया। और आशा करते हैं कि भविष्य में बीच बीच में हम लोगों को आकर इसी तरह का ज्ञान देते रहें, जो अपनी लाइफ में यूज करें और आगे से एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे देशभक्त बन सके और अपने समाज और अपने माता पिताओं के लिए कुछ कार्य कर सके। तो माननीय डॉक्टर साहब की एक बार सैनिक तारीफ। किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? पहली बात बताओ कि लाभकारी सेशन था कि नहीं? Was it useful for you? Okay. इम्प्लीमेंट करेंगे उसको? अगर इम्प्लीमेंट करना है तो जो चीज इम्प्लीमेंट करनी है उसको अभी नोट कर लो, नहीं तो शाम तक, मेमोरी का नियम है, शाम तक 50% भूल जाओगे, हफ्ते भर में केवल 10-20% याद रहेगा, महीने भर में ये पूरा साफ हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ये मेमोरी का नियम है, इसीलिए रिविजन कराया जाता है, रिपीटेशन कराया जाता है। तो जो कुछ भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हो जीवन में उसको अभी नोट कर लो। कुछ पूछना हो तो